नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने फैसला किया है कि 1 मार्च 2027 से देश में जनगणना शुरू होगी, साथ में जातिगत जनगणना भी होगी। और ये एक बड़ा फैसला है क्योंकि जब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मोदी सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना कराने का फैसले का ऐलान हुआ था, तब विपक्ष ने और खासकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुनियादी सवाल उठाया था कि सरकार ने सिर्फ ये फैसला किया है कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, ये फैसला नहीं किया या ये नहीं बताया कि जनगणना कब शुरू होगी, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना की वजह से टल गई थी और अभी तक टली हुई है। तो आज सरकार ने कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया कि 1 मार्च 2027 से देश भर में जनगणना होगी। लेकिन कुछ राज्य हैं जो पर्वतीय राज्य हैं, जहां पर जाड़ों में जनगणना करा पाना मुश्किल पॉसिबल नहीं था। वहां पर 6 महीना पहले करीब अक्टूबर 2026 में ही जनगणना का काम शामिल हो जाएगा। इनमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। तो यहां पर अक्टूबर 2026 में जनगणना शुरू हो जाएगी और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 को जनगणना शुरू हो जाएगी। अहम सवाल यह है कि मार्च 2027 ही क्यों चुना गया जनगणना कराने के लिए? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या इससे कोई राजनीतिक फायदा सरकार और बीजेपी उठाना चाहती है? तो ऐसा लगता है कि सरकार इससे फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि ये वक्त वो होगा जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में फरवरी के आखिर में विधानसभा के चुनाव होते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होते हैं, पंजाब में भी होते हैं और गोवा में भी होते हैं। तो इन 4 अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जातिगत जनगणना कराने का मतलब होगा कि ये उस वक्त ये मुद्दा गर्म होगा और इसका राजनीति पर उस वक्त असर पड़ेगा। असर तो राजनीति पे इसका इस साल भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब मोदी सरकार पर यह दबाव था कि वो जातिगत जनगणना कराए, क्योंकि बिहार देश का पहला राज्य है जहां पर नीतीश कुमार ने करीब 2 साल पहले 2023 में जातिगत जनगणना अपने स्तर पर कराई थी। हालांकि जनगणना केंद्र का मसला है, राज्य सरकारें सिर्फ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करा सकती है। तो नीतीश कुमार ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करा के जातियों के आंकड़े भी सामने रखे थे। उसके बाद कई और राज्यों ने कराई, कर्नाटक ने कराई और तेलंगाना ने कराई। बहरहाल 2023 फरवरी से लेकर राहुल गांधी ने फरवरी 2023 में पहली बार राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। उसके बाद इस मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी और हर भाषण में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया, इसे अपना मिशन बना लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया था, राहुल गांधी ने खासकर इस मुद्दे को उठाया था। और कल ही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में ये बात कही कि हमने जब जातिगत जनगणना का दबाव बनाया तो मोदी सरकार ने उसके आगे भी सरेंडर कर दिया है, और सरेंडर करना इनकी पुरानी आदत है। बहरहाल, लेकिन ये मानना पड़ेगा, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी बात कही थी कि जब तक हम जातिगत जनगणना का फैसला मोदी सरकार से करवा नहीं लेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये दुनिया ने देखा कि मोदी सरकार कांग्रेस की इस मांग के आगे आखिरकार झुकी और उसने फैसला किया। अब सवाल पैदा होता है कि बिहार में जब चुनाव होंगे तो इसके क्या असर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू दोनों ही जातिगत जनगणना के शुरू से हम हामी रहे हैं। और नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने के अपने राज्य में जातिगत और आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण कराने से पहले एक सभी पार्टियों के डेलीगेशन के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। तो दबाव तो प्रधानमंत्री पर था, बीजेपी सरकार पर था, क्योंकि बीजेपी कभी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं रही है, हमेशा इसका विरोध करती रही है। पार्लियामेंट में भी कई बार सरकार की तरफ से कहा गया था कि जातिगत जनगणना कराने का उसका कोई विचार नहीं है। लेकिन जब पहलगाम में आतंकी घटना हुई और सरकार पर दबाव बना के आतंकियों को ढूंढकर सजा दी जाए, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, तो उस बीच अचानक मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। और जिस दिन ये फैसला हुआ था उससे एक रात पहले, यानी बीती रात को ही संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री निवास पर गए थे और करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। इस बातचीत के बाद, इस मुलाकात के बाद न सरकार की तरफ से और न ही संघ परिवार की तरफ से कोई बयान आया था जिसमें यह बताया गया हो कि किस मुद्दे पर आखिर बातचीत हुई थी। तो समझाया जाता है कि तमाम मुद्दों पर बातचीत उसमें हुई होगी। बहरहाल अब जातिगत जनगणना
की तारीख सरकार ने बता दी है, तो इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो जाएगी। राजनीति सबसे पहले बिहार के चुनाव को लेकर के गर्म होगी और एक बड़ा मुद्दा बनेगा। मोदी सरकार बिहार के सामने ये कहेगी कि देखिए, हम पिछड़ों के हमदर्द हैं, इसलिए हमने जातिगत जनगणना का फैसला किया है। अगले साल भी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन राज्यों के चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है और किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, ये फैसला तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। और चुनाव के दौरान कौन सी पार्टी इस मुद्दे पर क्या रुख अख्तियार करती है, कितना कड़ा रुख अख्तियार करती है, कितने एक दूसरे पर तीखे तेवर अपनाती है, इससे पता चलेगा। तो अगले साल अप्रैल के आखिर में 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां भी जातिगत जनगणना मायने रखती है। इनमें केरल है, पुडुचेरी है। पुडुचेरी तो खैर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु बड़ा राज्य है, पश्चिम बंगाल बड़ा राज्य है। तो इन राज्यों में, तमिलनाडु में भी, केरल में भी पहले से 50% से ज्यादा पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा है वो टूट चुकी है। जातिगत जनगणना की मांग का दूसरा पहलू यही है कि जातिगत जनगणना से जब हमारे सामने ये आंकड़े आ जाएं कि कोई किस जाति के कितने लोग देश में हैं, तो उसके बाद जब हम स्कीम बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, तो उसके लिए आरक्षण और बजट एलोकेशन में आसानी होगी। ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, 2001 की जनगणना हो रही थी, तब भी कुछ दलों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। उस वक्त भी ये मांग नहीं मानी गई थी। 2011 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तब भी विपक्षी दलों ने ये मांग उठाई थी। विपक्षी दल क्या, तब तो सरकार के में जो सहयोगी दल थे, उन्होंने भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने मांग नहीं मानी थी। लेकिन जनगणना के बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण अलग से कराया गया था। ये अलग बात है कि उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। और अब कांग्रेस मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ती है कि हमने जो जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े मोदी सरकार दबाए बैठी है। मोदी सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए हैं। तो जातिगत जनगणना की अगर हम इतिहास की बात करें, तो जातिगत जनगणना आखिरी बार 1931 में हुई थी। देश में अंग्रेजी हुकूमत ने 1881 में जनगणना शुरू की थी और उस वक्त सभी जातियों की जनगणना होती थी। 31 तक उसके आंकड़े सामने आते थे। ये 1941 की जनगणना में जातियों के आंकड़े नहीं आए थे। आजादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई, तब तत्कालीन पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने यह फैसला किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अलावा बाकी किसी जाति की जनगणना हम नहीं कराएंगे, क्योंकि उस वक्त सरकार का मानना यह था कि इससे समाज में भेदभाव पैदा हो सकता है या विभाजन की स्थिति बन सकती है। तो इससे परहेज किया गया। चूंकि संवैधानिक बाध्यता थी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण जो था उनकी आबादी के अनुपात में तय किया गया था। तो यह जानना बेहद जरूरी था कि इनकी जातियों की संख्या कितनी है, ताकि उनके लिए आरक्षण दिया जाए। उस वक्त दोनों जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 15% अनुसूचित जाति की आबादी थी और 7.5% अनुसूचित जनजातियों की आबादी थी। 2011 में अगर हम बात करें, तो 2011 की जनसंख्या के मुताबिक, जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक 1270 जो ऐसी जातियां हैं, यानी अनुसूचित जातियां हैं, और 748 अनुसूचित जनजातियां देश में हैं। अब कितनी है ये जनसंख्या जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद आंकड़े आएंगे, तब पता चलेगा। और प्रतिशत की अगर हम बात करें, तो कुल मिलाकर के जो अनुसूचित जातियां 15% थी आजादी के वक्त पे, 2011 की आबादी के हिसाब से, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से उनकी आबादी 16.6% हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के सारा जो राजनीतिक मसला है वो ये है कि कहा जाता है कि जाति जनगणना देश के समाज का एक तरह से एक्सरे है। इससे हमें ये पता चलेगा कि किसकी आबादी कितनी है। तो पिछड़ी या जातियों का जो आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, वो आबादी के अनुपात में नहीं है। एक मोटे अंदाजे के मुताबिक ये माना गया था कि 52% ओबीसी है, तो उन 52% को 27% आरक्षण मिला हुआ है। काका काकेलकर आयोग बना था 50 के दशक में, उसने भी सिफारिश की थी कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उसके बाद 79 में पीपी मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग जिसकी सिफारिशें बाद में वीपी सिंह ने लागू की, उसने भी सिफारिश की थी कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें आंकड़े जुटाने में बहुत दिक्कत आई थी। तो ये उनका ही फॉर्मूला था कि 52% ओबीसी को कम से कम 27% आरक्षण मिलना चाहिए। अब मांग ये हो रही है कि अगर अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण उनकी आबादी के हिसाब से है,
तो फिर पिछड़ी जातियों को भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। और ये आरक्षण तभी मिल सकता है जब हमें यह पता हो कि आखिर पिछड़ी जातियों की आबादी देश में कितनी है। और अगर 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मांग ये हो रही है कि 50% की सीमा को हटाया जाए और जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जैसे कर्नाटक ने अपने यहाँ पिछड़ी आबादी को ज्यादा आरक्षण दिया, बढ़ाया है, इसी तरह कर्नाटक तमिलनाडु में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है और बिहार में भी हो गया है। तो राहुल गांधी की डिमांड ये है और लगातार वो इस पर जोर दे रहे हैं कि जब कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे और 50% की जो रोक है या जो सीमा तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सीमा को तोड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ा राजनीतिक बवाल बचेगा, क्योंकि सामान्य वर्ग को अगर 50% में ही कंपटीशन करना है तो ये इसीलिए सामान्य वर्ग की तरफ से, सवर्ण वर्ग की तरफ से इस फैसले की मुखालफत हो रही है। तो माना यह जाता है कि देश का जो सवर्ण तबका है वो बीजेपी समर्थक है, मोदी समर्थक है, और मोदी सरकार ने यह फैसला उनके हितों के खिलाफ जाके लिया है, तो इससे उनमें बेचैनी हो सकती है। तो कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना का यह फैसला एक बड़ा रिस्क है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, दोनों के लिए। और इस रिस्क तो ले लिया है, इसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाले बिहार चुनाव से नब्ज टटोली जाएगी कि इसका क्या फायदा बीजेपी को हुआ है या नुकसान हुआ है। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।